नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। कल यानी 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है। कुल 9 सीटों पर मतदान होना है। हमने पिछले एपिसोड में ग्वालियर चंबल की 4 सीटों का विश्लेषण किया था। आज हम उन 5 सीटों का विश्लेषण करेंगे जो कल शेष रह गई थी। इसमें बुंदेलखंड की 1 सीट सागर शामिल है और 4 मध्य भारत की भोपाल, राजगढ़, विदिशा और बैतूल शामिल है। इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे अजय त्रिपाठी जी, जो स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर हैं। अजय जी, आपका स्वराज डिजिटल में स्वागत है। कल जैसा कि हमने ग्वालियर चंबल को लेकर विश्लेषण किया था, आज हम उन 5 सीटों पर विश्लेषण करेंगे जहां पर कल मतदान होना है और इनमें 1 बुंदेलखंड की और 4 मध्य भारत की सीटें शामिल है। सबसे पहले बुंदेलखंड की सीट की बात कर लेते हैं। सागर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जो बीजेपी का लगभग अजय गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर लता वानखेड़े बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। क्या लग रहा है सागर में किस तरीके का मिजाज है और कल किस तरीके की वोटिंग वहां होने की संभावना है, क्योंकि पिछले 2 फेज में लगातार वोटिंग कम हुई है। सुशील जी, सागर का जो वोटर है बड़ा अजीब खामोशी वहाँ रहती है। सागर में देखिए डिवाइडेशन होता है। सागर में एक जो मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ये लगातार बना हुआ हर चुनाव में इशू उठता है। सागर पहले आपको याद होगा कि डीलिमिटेशन के पहले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी और तब सागर कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी एक हुआ करती थी, लेकिन उसको जब डीलिमिटेशन के बाद ये सागर सामान्य सीट हो गई और अब धीरे धीरे ये तो सागर में जो मुद्दे हैं वो चुनाव पर प्रभाव डाल नहीं पाते, जबकि मुद्दे बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। अंत में जाकर के मुद्दा सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेताओं के चेहरों पर टिक जाता है और इसीलिए इस विधानसभा सागर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी भूपेंद्र सिंह जीत जाते हैं। फिर भूपेंद्र सिंह ने पिछली बार दूसरे को खड़ा कर दिया, वो भी जीत गए चुनाव। इस बार लता वानखेड़े जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे के अध्यक्ष रही हैं और साथ ही महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि सागर में अगर कांग्रेस दमदार प्रत्याशी नहीं ला पाई है और सागर में जो बुंदेला जी हैं जिनका हम बात कर रहे हैं वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में लोकल का मुद्दा ज़्यादा हावी हो जाएगा, जो भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। यदि हम वोटिंग उसकी बात करें तो आपको क्या लगता है, इस भीषण गर्मी में जिस तरीके के प्रयास किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पिछले की अपेक्षा वोटिंग बढ़ जाएगी जो प्रयास किए गए हैं, या यही नीरसता वहाँ भी बनी रह सकती है? देखिए, सागर में मुझे लग रहा है कि वोटिंग परसेंट बहुत बढ़ने की संभावना दिख रही थी। जो सागर का हम लोगों ने अभी अवलोकन किया, सागर को लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी धूमकड़ा सागर और के अलावा उसका जो सिरोन भी पड़ता है शमशाबाद की पड़ती सीट, इस पर भी देखा तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था वैसा माहौल वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। और एक तरफा जो बात आप बार बार हम लोग कह रहे थे कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, दूसरा सागर में एक बड़ा मुद्दा होता है कि जो तमाम वहाँ परिवहन के साधन रहते हैं, तमाम वहाँ पर ऊंचा नीचा शहर है पूरा का पूरा। तो लोगों को सुविधाएं अगर चुनाव थोड़ा सा जो पहले पार्टियाँ हुआ करती थी अपने मतदाताओं को ढूंढती थी, वो सब कुछ चुनाव की तमाम कोशिशों के कारण बैन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति से वोट से कटवाता, तो मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव में जो परिणाम था, जिस तरह का वोटिंग दिखाई पड़ी है वैसे ही वोटिंग दिखाई पड़ेगी। वोटिंग बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की मध्य भारत की बाकी 4 सीटों पर, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सीट है विदिशा। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा मैदान में हैं, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से जो है मुकाबले में वो कभी जीते नहीं हैं। ये मुकाबला ऐसा अभी तक जो माहौल लग रहा है वो ये लग रहा है कि अंतर को लेकर शिवराज सिंह चौहान पूरी तैयारी करेंगे एक बड़े अंतर के साथ। और उन्होंने कल कहीं स्पीच में बोला भी है जनता के बीच में जाके कि मुझे जो है अच्छी विदाई करिएगा। तो ये अच्छी विदाई से अच्छे वोट से जीतने का ही मामला है, ताकि पूरे देश में चर्चा का विषय बने। आपको क्या लगता है, क्या प्रताप भानु चूंकि ब्राह्मण वोटर वहाँ बहुत ज़्यादा, और आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनशक्ति पार्टी बनी थी तो ब्रह्मण्य शर्मा वहाँ से मैदान में थे और लगभग 1.5 से पौने 2 लाख वोट वो लेके भी गए थे। असल में डीलिमिटेशन के बाद देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रहे, सुषमा स्वराज जी सांसद रहीं, शिवराज सिंह चौहान लगातार सांसद रहे। मुझे लग रहा है डीलिमिटेशन के बाद जो उसका ज्योग्राफी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी बदल गई है। पहले ये तय होता था कि ब्राह्मण वोट और बाकी जो ओबीसी का वोट बैंक या किराड़ समाज का वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण होता था, लेकिन आप देखिए कि उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 4 जिले पड़ते हैं। विदिशा जिले की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें अमेरिका के देवास जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके सीहोर जिले की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, रायसेन जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास 4 जिलों में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ जाती है। तो चारों बहुत विस्तृत है कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत फैली हुई है, बड़ा अजीबोगरीब उसकी ज्योग्राफी है।
तो मुझे लग रहा है सुशील जी की जिस तरह का जोग्राफी इसकी बन गई है वो अब जाति समीकरण बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभावित नहीं दिखते, वहाँ व्यक्ति का मुद्दा हो जाता है और कनेक्टिविटी का मुद्दा होता है। शिवराज जी की अच्छी बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद तो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने के बावजूद लगातार कनेक्टिविटी उनकी बनी रही। उनके जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो उनका जुड़ाव लगातार पिछले 20 साल में बना रहा। वो मतदाताओं को बेहद पसंद आएगा और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रताप भानु शर्मा एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन कनेक्टिविटी पिछले कम हुई है, पार्टी की कनेक्टिविटी भी कम हुई है, उनकी खुद की कनेक्टिविटी, उनकी अपनी जो तमाम पॉलिटिकल कवायद थी वो कम हो गई, साफ दिखता है और इसका असर इस चुनाव में बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने लगातार शिवराज सिंह चौहान की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फतह करने के लिए अलग अलग तरीके से कैंडिडेट उतारे। कभी शैलेंद्र पटेल मैदान में उतरे, राजकुमार पटेल को भी मैदान में उतारा, देवेंद्र पटेल भी मैदान में उतरे और सारे प्रयोग वहां पर कांग्रेस कर चुकी है। अंत में जो है उसी पुराने चेहरे की तरफ आए जो पुराना चेहरा 2 बार सांसद रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी सोच रही है कि प्रताप भानु के होते हुए एक बड़ी विराट जीत की उम्मीद कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रताप भानु के होते हुए उस जीत की उम्मीद की जा सकती है? वही देखिए, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि अगर ये पुराना ज्योग्राफी में होता है कॉन्स्टिट्यूंसी तो इसका असर पड़ता। तो ये विदिशा जिला के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विदिशा जिले के लोग हैं प्रताप भानु शर्मा को जानते भी हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जिस ये डिलिमिटेशन के पहले सांसद थे वहाँ से, और ऐसी स्थिति में चूंकि डिलिमिटेशन के बाद पूरी ज्योग्राफी बदल गई उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, बड़ी अजीब टाइप की होता है। आप देखिए देवास का व्यक्ति, देवास जिले का भले कॉन्स्टिट्यूंसी से इसमें पड़ती है इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन देवास का व्यक्ति हो, हाँ, प्रताप भानु जी से वहाँ पिछले 2 साल कोई संपर्क नहीं रहा, कनेक्टिविटी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि लगातार मुख्यमंत्री रहे 20 साल, तो उनकी कनेक्टिविटी है, लेकिन प्रताप भानु जी की कनेक्टिविटी वहाँ पर विदिशा शहर और शमशाबाद भी सागर में चली गई है, सिरोंज भी सागर में चली गई। तो ये जो कनेक्टिविटी उनकी, जो उनका व्यक्तिगत संपर्क था, उसका प्रभाव इस चुनाव पर नहीं पड़ पाएगा और यही नुकसान उनको और कांग्रेस दोनों को होगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो कनेक्टिविटी किसको फ़ायदा पहुंचाएगी और किसको नुकसान, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं बैतूल सीट पर, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर फर्स्ट फेज में चुनाव होना था, लेकिन प्रत्याशी की मौत के बाद इसकी जो है तीसरे चरण में इसको शामिल किया गया है। बैतूल से दुर्गादास उइके, जो कि पिछली बार भी सांसद थे, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके भी गए थे कि उनके साथ संवाद होता रहता है। कांग्रेस से राम टेकाम और बहुजन समाज पार्टी से अर्जुन भालवी मैदान में हैं। बैतूल कॉन्स्टिट्यूंसी में हरदा और बैतूल के क्षेत्र आते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर किस तरीके का जो है, किसका पलड़ा भारी है, सीधी बात कहें तो? देखिए, अगर कांग्रेस वहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लेती, रामू टेकाम जी को लड़ाया गया, लेकिन रामू टेकाम जी को पहले से अगर बताया जाता तो वो निश्चित रूप से अपना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते थे, ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकते थे। अभी स्थिति है कि अगर बहुजन समाज पार्टी वहाँ वोट काट रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा कि देखिए वहाँ जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक तो हरदा का मामला अलग तो हो जाता है। हरदा में किसानों का मुद्दा रहता है, ओबीसी का वोट बैंक है, वो बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन जब हम बैतूल की बात करते हैं तो वो जो इलाका सुशील जी हुआ करता था, जो किसी ज़माने में वहाँ बिजली घर की तमाम पावर प्लांट होने की वजह से जो मजदूर वर्ग होता था, कर्मचारी होते थे, एक अलग यूनिट इकट्ठा वोट पड़ता था, वो कहानी खत्म हो गई। अब आप सानी थर्मल पावर प्लांट में 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार वोट इकट्ठा पड़ते थे। उस 10 हज़ार के वोट बैंक में जिसकी तरफ एक माहौल बन जाता था, वो कहानी अब टोटली खत्म हो गई, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट लगभग बंद होते जा रहे हैं। तो सारनी, पाथाखेड़ा, ये सारे शहर जो हुआ करते थे, आप देखिए कितने रोशनी से जगमगाते शहर होते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। उसका असर पॉलिटिकल इस पर भी पड़ रहा है। तो अब देखिए उसमें ये है कि आदिवासी मुद्दों तक, जनजाति के मुद्दों तक जो व्यक्ति शामिल होगा, जो पार्टी तय कर लेगी, वो पार्टी ज़्यादा वहाँ प्रभावित है। निश्चित रूप से आज की तारीख में वहाँ दुर्गादास जी का जो वोट बैंक है, या दुर्गादास जी का जो माहौल उनके पक्ष में लग रहा है, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा पावरफुल है। अगर कांग्रेस थोड़ा पहले से तैयारी करती, मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम कुछ न कुछ बदल सकता था। अब एक सीट और है, राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट, जहां की हम बात करेंगे और अजय जी से समझेंगे कि वहां पर किस तरीके के समीकरण है और किसका पलड़ा भारी है। भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर से हारे थे, भोपाल के मेयर रह चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। वहीं कांग्रेस ने नए प्रत्याशी पर दाव लगाया, अरुण श्रीवास्तव, जिनका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का है, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष रही उनकी माताजी। तो आपको क्या लगता है कि भोपाल में तमाम प्रयोग कांग्रेस कर चुकी है, हर बार एक नए प्रत्याशी को उतार कर कोशिश की जाती है कि भोपाल में किसी तरीके से एक बार जो है पुनः जो है पुरानी स्थिति हासिल की जाए। दिग्विजय सिंह भी आपको ध्यान है पिछली बार उम्मीदवार बने थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या है और क्या वोटिंग ट्रेंड रहेगा भोपाल का? और भोपाल की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी कि राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर वोट परसेंट भी बहुत कम रहता है। देखिए, भोपाल का कैरेक्टर आप भी जानते हो, भोपाल का जो सांस्कृतिक विरासत है कि बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग आउटसाइडर हैं।
तो जैसे ही छुट्टी पड़ती है, कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव होता है छुट्टी का दिन रहता है, तो मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो आपको मतदाता स्ट्रीट बहुत लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है। पर हकीकत ये है कि वोटिंग करने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते। आप देखिए कि जैसे आप 74 बंगला 4 इमली, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड इलाके हैं, बड़े वीआईपी इलाके हैं, यहाँ वोटिंग परसेंट कितना कम होता है, जबकि प्रशासन तंत्र पूरा का पूरा मत का चुनाव कराना, तो छोड़िए मत की सरकार चलाने का पूरा जिम्मा इस 4 इमली के पास रहता है, वहाँ भी लोग वोटिंग परसेंट कम होता है। फिर आता है कि यहाँ झुग्गी स्लम एरिया में बीजेपी ने पिछले 20 सालों में इतना ज़्यादा काम किया है कि जो वोट बैंक किसी ज़माने में कांग्रेस का हुआ करता था, वो स्लम एरिया धीरे 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 बीजेपी के पक्ष में आ गया। और अच्छा, वो नेता भी देखिए आप, किसी ज़माने में स्लम एरिया के लिए काम करने वाले पीसी शर्मा जी हों, वो बड़ा ईश्वर सिंह चौहान जी हों, ये लोग बहुत काम किया करते थे और ये बड़े वोट बैंक को अपने कब्जे में रखते थे, जो कांग्रेस को फायदेमंद होता था। लेकिन ये जो कि ईश्वर सिंह चौहान नहीं रहे, पीसी शर्मा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्रिय स्थिति में दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो उनका और ऐसे में जो है कि कांग्रेस जब किसी को अचानक टिकट देती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है हर मतदाता तक पहुँच पाना। तो मुझे नहीं लग रहा कि अरुण श्रीवास्तव जातीय समीकरण के अंदर, देखिए जो बात आप कर रहे थे कि सुशील चंद्र वर्मा जी थे, उनके बारे में कहते हैं, सुशील चंद्र वर्मा चीफ सेक्रेटरी रहते रहते लोगों से कनेक्ट थे, लोग उनको जानते पहचानते थे। फिर वो जब सांसद का चुनाव उन्होंने जो वक़्त, आपको याद होगा कि वो पोस्ट कार्ड लिखा करते थे और साल भर में करीब 2-2.5 लाख लोगों को पोस्ट कार्ड लिखते थे। उनकी कनेक्टिविटी घर बैठे बैठे होती थी। और अब उसके बाद देखिए, अब 2 चुनाव मैंने 2 बड़ी हस्तियों को देखा है, और सुरेश पचौरी बनाम उमा भारती जी, और उसके बाद प्रज्ञा भारती बनाम दिग्विजय सिंह। सुशील जी, ये दोनों चुनाव मैंने बड़े नज़दीकी से देखे हैं, और दोनों चुनाव जब अंदर की तरफ जाते हैं आप, भोपाल के तमाम गांव में, खातेगांव जाइए, कन्नौज चले जाइए, सीहोर के तमाम इलाकों में चले जाइए, बैरसिया चले जाइए, तब समझ आता है कि वास्तविक विषय क्या है। क्या भोपाल में बैठ के आंखों में लगता है कि कांग्रेस हावी हो रही जाति समीकरण, लेकिन इन इलाकों में जाओ तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ आपकी पहुँच क्या है, आपने काम कितना किया, आपका जुड़ाव कितना है, या आपके बारे में वो जानते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे दिग्गजों को भी चुनाव में मात खानी पड़ी। तो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में जाति समीकरण को देखते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए और भाजपा का अपना जो दबदबा उसको देखते हुए, स्वाभाविक रूप से आज बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी है। आरिफ अकील साहब जो उत्तर भोपाल में बड़े दबंग हुआ करते थे, उनका जो एक नेतृत्व था वो भी अब बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। तो ऐसा कोई नेता बीजेपी, लेकिन कांग्रेस एक बात मान के चल रही है, अजय जी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि चूंकि भोपाल लोकसभा सीट पे कायस्थ वोट बैंक बहुत बड़ा है और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक, तो ये 2 वोट बैंक को प्लस मान के भी कांग्रेस चल रही है और यहीं से जो है वो जीत की संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, आप वही मैंने कहा कि किसी की व्यक्ति कांग्रेस का वोट बैंक नहीं होता, किसी व्यक्ति का वोट बैंक नहीं होता। आप बताइए कि जो कांग्रेस के पास मुस्लिम नेताओं में आरिफ पटेल जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, वो निष्क्रिय हैं। जोधाराम गुर्जर बैरसिया क्षेत्र में आपके इलाके बहुत, भले वो हारे या जीते, लेकिन एक बड़े वोट बैंक पे पकड़ हुआ करती थी। ऐसा कोई, श्रीवास्तव में भी देखिए आप, ललित श्रीवास्तव जी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे, जो एक वोट बैंक को पकड़, जो समाज को एक मोटिवेटर कहे जाते थे। ऐसा कौन सा नेता बचा है आज की तारीख में? बिल्कुल ठीक। कांग्रेस के बाद चूंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो या कोई बड़ा नेता जो मोटिवेट कर सके अपने समाज को, ऐसा कोई नेता नहीं बचा है। और इसलिए कोई पूरी बात करता रहे, लेकिन हकीकत ये है कि जाति समीकरणों के तमाम बावजूद बीजेपी का पलड़ा भोपाल में फिलहाल भारी। मैं आलोक शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी का पलड़ा देखिए, अब अगर आज की तारीख में जोधाराम गुर्जर को कांग्रेस सक्रिय कर देती, बैरसिया में स्थिति बदल सकती थी। आरिफ भाई को अगर सक्रिय कर देती, वहाँ पर उनके परिवार को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती, तो शायद वो कुछ बहुत माहौल बदलता। बहुत सारी स्थितियाँ हैं, तो वो कहीं भी नहीं हो रहा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस्लाम एरिया में ईश्वर सिंह चौहान के निधन के बाद उनका विकल्प नहीं हो पाया था, कोई भर नहीं पाया। बिल्कुल। कि आपको याद होगा कि ईश्वर सिंह चौहान जैसा नेता जो झुग्गी झोपड़ी की नेतागिरी करता था, आदमी लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेता था, उसमें बहुत सारे वोट बनते थे। और बीजेपी ने धीरे धीरे उस वोट बैंक को खत्म करके, तो कांग्रेस के पास तत्काल कोई भी लड़ जाए चुनाव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय जी, अब जो सीट की हम बात कर रहे हैं, उस सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूरे देश की निगाह, हालांकि उसके अलग अलग कारण हैं, क्योंकि 2-3 सीट ऐसी है जो सिर्फ इस कारण चर्चाओं में है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से कौन सी सीट जीती जाएगी। लेकिन ये सीट जो है, ये सीट चुनावी टक्कर वाली है। यहाँ से कांग्रेस के चाणक्य, बहुत मंझे हुए नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में, मैं बात कर रहा हूँ राजगढ़ की, और वहाँ से है रोडमल नागर, एक जो 2 बार के सांसद हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में पहचाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में है। और यदि पिछले जब से दिग्विजय सिंह जी का नाम घोषित हुआ, तब से अगर आप देखें तो लगातार उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन को अलग अंदाज में
डोर टू डोर बूथ टू बूथ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि वो जिस तरीके से भोपाल में चुनाव लड़ा था एक आशावादी रवैये के साथ लड़ा था, और यही मुस्लिम और जो वोट बैंक वाले कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ राजगढ़ चूंकि उनका पुराना गढ़ है, वहाँ पर इसके अलग इन सब के फैक्टर के होने के बावजूद वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इस सीट पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। एक वजह यह भी है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह रोडमल नागर की स्थिति वैसी है, मतलब जैसे गुना में हुआ था केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो इसलिए इस सीट पर पूरे देश की निगाहें, क्या दिग्विजय सिंह अपने पुराने गढ़ में पुनः उम्मीदवार बनने के बाद क्या जीत पाते हैं, और जीतते हैं तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कि राजगढ़ जैसी सीट पर जहां पर रोडमल नागर ने तो एक तरीके से सरेंडर कर दिया, वो बोल रहे हैं मैं नहीं, मोदी जी मैदान में हैं, तो ये एक बहुत ये समझ में आता है कि वहां पर किस तरीके का माहौल दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से बन गया। आपको क्या लगता है वहां पर क्या स्थिति है और किसका पलड़ा भारी है? ये देखिए, निश्चित रूप से राजगढ़ बड़ी हॉट सीट हो गई, और दिग्विजय सिंह जी के मैदान में दिग्विजय सिंह जी ने जो पिछला चुनाव भोपाल से लड़ा था, प्रज्ञा भारती को अंडर एस्टिमेट कर लिया था उन्होंने, और ये मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफ कर दिया था तमाम वोट। लेकिन जो मैंने आपको कारण बताया कि क्यों नहीं वोट पड़े वो, और दूसरा अब दिग्विजय सिंह ने बड़ा फूंक वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तमाम गलतियां हुई उनके। भोपाल के चुनाव को मैंने दिग्विजय सिंह जी के चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा। एक समाज के लोग आए साहब हमारे साथ 50,000 वोट हैं, और उन्होंने उनके साथ चल दिए, कभी 10,000 वोट। लेकिन राजगढ़ में क्योंकि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ से 2 बार वो सांसद रहे हैं, और वहाँ से सांसद रहने के नाते उन्होंने उसको पूरा एक एक बूथ उनके एनालिसिस पे है, उनके दिग्विजय सिंह के राडार पर उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक बूथ है, उसमें से राघोगढ़ और चाचौड़ा तो उनके अपने घर के दोनों उनके इलाके के हैं, और बाकी जो राजगढ़ का इलाका है उसमें निश्चित रूप से वो व्यक्ति को जानते हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जिस दिन से प्रत्याशी बने हैं उस दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह की ये मेहनत जो है, डोर टू डोर संपर्क वास्तव में जैसे चुनाव कहते हैं वो कैंपेनिंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर तनावपूर्ण मतलब एक कांटे की टक्कर बनी हुई है, क्योंकि रोडमल नागर के साथ पूरी की पूरी बीजेपी है। मोदी के चेहरे पर वोटिंग होनी है, तो जो शहरी इलाका है वो आज भी मोदी को वोट बैंक मानता है और मोदी को वोट देगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जिस तरह डोर टू डोर पहुँच रहे हैं, उनका बेटा जयवर्धन सिंह जो है वो और परिवार के अंदर लोग वो सब दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अभी चुनौतीपूर्ण चुनाव बना हुआ है, और दावे के साथ राजगढ़ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ क्या होने वाला है। लेकिन ये तय है कि बहुत चौंकाने वाला परिणाम वहाँ पर नहीं होगा। एक इसी में मैं एक दूसरी चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत सारे आरोप संघ पर भी लगाए, बीजेपी पर भी लगाते रहे, लेकिन हाल ही में जो अमित शाह की एक सभा हुई थी, उस सभा में जो उन्होंने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि ये सेंटिमेंट से जुड़ा मामला हो गया है कि उन्होंने जो बात कही थी आशिक का जना धूम से निकले, ये इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया था, तो इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये दिग्विजय सिंह के लिए टर्निंग पॉइंट हो गया है, लोगों ने वहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया है। आपको लगता है कि क्या ऐसा संभव है कि एक प्रतिष्ठा सेंटिमेंट्स के साथ यदि मामला जुड़ जाता है तो स्थिति मजबूत हो जाती है? नहीं, मुझे तो देखिए, राजगढ़ के वोटर को अगर आप जानते हैं, राजगढ़ में बहुत सारा सोंधिया समाज के वोट बैंक, मीणा समाज का वोट बैंक, ऐसा वोटर है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसको इस तरह की चीज़ों से वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, राजा साहब के साथ बाकी देखिए वहाँ पे जो तमाम जो इलाके हैं, जहाँ मखदूमगढ़ का इलाका हो, धरनादा वाले छोटे छोटे राज परिवार, वहाँ जमींदारी परिवार बहुत है, अगर वो सब मिलकर के दिग्विजय सिंह का साथ देंगे तो इतनी बदल सकती हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई टूटता बिखरता है तो ये सब अमित शाह का बोलना या इस तरह के कमेंटबाजी करना, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशेषकर मैं राजगढ़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजगढ़ में राघोगढ़, चाचौड़ा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, इसके हमने आपने बहुत नज़दीक से देखा है, वहाँ के वोटर को मैंने देखा है। तो जाति समीकरण वहाँ जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दरका है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वही नेता हैं जो राजगढ़ से चुनाव हारे भी। प्यारेलाल खंडेलवाल जैसा एक नेता बीजेपी का जो आरएसएस का प्रचारक हुआ करता, उसने हराया, और उसके बाद बीजेपी का गढ़ ये तब बना जब कांग्रेस से उनके छोटे भाई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने फिर कब्जा कर लिया उस सीट पर धीरे धीरे काम करते हुए। तो कनेक्टिविटी जो थी बीच में दिग्विजय सिंह की कम हुई, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो उसमें स्वाभाविक रूप से उनका जो चुनाव स्टाइल है, चुनाव की काम करने का तरीका है, वो निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है। अगर लोगों तक पहुंच गए तो स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम काफ़ी कुछ बदलाव वाला हो सकता है। तो अजय जी ने बताया कि हमने इन 5 सीटों की समीक्षा की, किस तरीके का परिणाम आ सकता है, किसका पलड़ा भारी है। अब हम इसके 24 की 64 के दूसरे सेगमेंट में चलते हैं। अजय जी, इन 5 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी मध्य भारत राजनीति का गढ़ है,
यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, यहाँ से राजनीति का संदेश जाता है और ये संदेश पूरे देश में जाता है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दिग्विजय सिंह है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रतिष्ठा, संगठन के जो महामंत्री हितानंद शर्मा जो कि खुद अशोकनगर के रहने वाले हैं उन, तो अब और पचौरी के आने से, तो आपको क्या लगता है कि किस नेता की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा दांव पर, क्योंकि मध्य भारत में सुरेश पचौरी का भी होल्ड माना जाता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी है दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो मध्य भारत के दमदार नेताओं में जाते हैं, तो और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस वो चाहे भले वो सीट जीतें या हारे, लेकिन ये दमदारी मानती कि दिग्विजय सिंह अगर मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं तो इस इलाके की सारी सीटें, चाहे वो विदिशा हो चाहे भोपाल हो, सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे अधिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है दिग्विजय सिंह की। मोहन यादव निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन अभी उनकी वो पकड़ पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से पकड़ मध्य भारत पर नहीं है जो एक होनी चाहिए आम नेताओं की। सुरेश पचौरी का अपना दबदबा सिर्फ नर्मदा क्षेत्र में, जिसमें कि होशंगाबाद सीट हो सकती है, हरदा बैतूल में हो सकता है, लेकिन उनका दबदबा तो मुझे लग रहा है सबसे अधिक दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। शिवराज सिंह चौहान के बारे में माना जाता था कि वो ये इलाका विदिशा जहाँ से चुनाव लड़ा, उसके अलावा बाकी सीटों को भोपाल में प्रभावित करने पर बहुत ज़्यादा उनके कैंपेन दिखे नहीं मुझे इस दौरान। तो मुझे लग रहा है कि जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कैंपेन नहीं है, दोनों पार्टियां अपने अपने उनके नेता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भयंकर सक्रिय हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो सबसे अधिक दिग्विजय सिंह जी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जो पीसीसी के चीफ हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा मध्य भारत में होल्ड नहीं है, तो उनकी हार जीत का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आफ्टर ऑल ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनका दबदबा पूरे प्रदेश में आगे माना जाता है। तो दिग्विजय सिंह बनाम शिवराज सिंह चौहान, अगर मुझे लग रहा है कि ये दोनों अप्रत्याशी नहीं होते, मान लो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आज मुकाबला इन 5 सीटों पर इन दोनों के बीच होता। बिल्कुल ठीक ये है, बिल्कुल मेरे मान लेना। और निश्चित रूप से कि इन दोनों की प्रतिष्ठा, और निश्चित रूप से वी डी शर्मा जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वी डी शर्मा की प्रतिष्ठा तो स्वाभाविक रूप से दांव पर लगती है कि मध्य भारत उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो बुंदेलखंड से सांसद हैं, चंबल के रहने वाले हैं, मध्य भारत में उन्होंने बहुत काम किया है। तो अगर यहाँ के सीटों में कोई हेरफेर होता है तो उनकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक दांव पर लगेगी। अजय जी, अब फाइनल कमेंट यही कि इन 5 सीटों में आपको कोई गुंजाइश बीजेपी के अलावा किसी खासकर कांग्रेस पे कोई गुंजाइश दिख रही है? और दूसरा क्या है कि क्या मार्जिन की अगर आपसे बात करें तो आपको क्या लग रहा है, टॉप 3 अगर इन 5 सीटों में मार्जिन के हिसाब से रहेगी तो कौन सी सीट हो सकती है? और क्या कोई रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन की भी आप संभावना किसी एक सीट पे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि विदिशा थोड़ा सा देखा सकता है, विदिशा में चूँकि मार्जिन बढ़ सकता है और रिकॉर्ड तोड़ जीत हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये है कि भोपाल में मार्जिन भी 3-4 लाख के लगभग रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और राजगढ़ का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 2-2.5 लाख के लगभग मार्जिन राजगढ़ का भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है टॉप पे तो विदिशा रहेगी, तो उसके बाद भोपाल रहेगा और फिर राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी। बैतूल और सागर के बारे में अपन सागर के साथ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ का अलग मिजाज का, अलग अंदाज का चुनाव होता है। तो हमने चर्चा की इन 5 सीटों पर जिसमें कल मतदान होना है। हमने ये भी समझने की कोशिश की अजय जी से कि किस नेता का कद बढ़ेगा, किसका कम होगा। हमने ये भी समझने की कोशिश की क्या इसमें कोई ऐसी सीट है जो रिकॉर्ड जीत की तरफ जाएगी और किस तरीके का मुकाबला किस सीट पर हो रहा है। हम अपने तमाम दर्शकों से पुनः निवेदन करेंगे कि कल मतदान है, तो इन सभी 9 सीटों पर, मैं पूरी सारी सीटों की बात करूंगा, 9 सीटों पर जहां भी मतदान हो रहा है और जो भी मतदाता हैं वो कृपया वोट अवश्य करें। अजय जी, आप मतदाताओं को कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र का महापर्व है हमारे लिए। वोटिंग कम होना पार्टियों के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए चिंतन का विषय है। इस चिंतन करिए, अपने अधिकार को समझिए, अपने दायित्व को समझिए और सब काम छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप वोट दीजिए। तो चिंतन करिए और वोट डालिए। आज के लिए बस इतना ही। 24 की चौसर में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।